एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में लगी हुई कहानी पिता। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आपने देखा ही होगा इस बार किस प्रकार से प्रश्न बने थे। पात्रों को न पूछ के पूछा गया था कि पिता ने कितने दिनों तक रामायण का पाठ किया। तो इस कहानी में मैं उन पंक्तियों को अंडरलाइन करते चलूँगी जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। मूल पुस्तक को पढ़ें, मूल रचनाओं को पूरा का पूरा पढ़ें, तभी आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पिता कहानी। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मूल पुस्तकों से ही क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलन पड़ जाएगी जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। तो यहाँ देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किस नगर की बात की गई है, तो यहाँ पर घनश्याम नगर की बात की गई है। इसे आप जरूर लिख लें। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया करते और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान भी। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी। वह पुराना होने की वजह से चिड़चिड़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हैं। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली जो थी थोड़ी देर में चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे का गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी सी पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा, और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, और वह जरा भी नहीं सुनते। हम क्या भोगें कष्ट, हमें क्या भोगें कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा। उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद पर पार्टी पर बैठ गया और बैठकर पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद से शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी ही। जाहिर सी बात है, गर्मी में गर्मी रहेगी ही, क्योंकि वह जाड़े बरसात का मौसम नहीं। पिता उठकर घूमने लगे। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारी की और ओ करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध न लग सके।
लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखे के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं और इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वे आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन यह गजब नहीं है। गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता की जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पिता कितने आने में घर आने के लिए रिक्शे को पैसे देते हैं। तो 2 आने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लें। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की भी नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल में ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुबड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काट लेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने में बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी तो बहुत नाक बहुत सिकोड़ कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों और लाई चीज़ों को श्रेष्ठता से कभी नहीं प्रभावित होते। वह अपना हाथ पाँव जानते, अपना अर्जन, और उसी से ही संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि वह बच्चे पिता को क्या देना चाहते थे। कुल्लू का सेब देना चाहते थे और दिल्ली के एम्पोरियम से धोती मंगाकर देना चाहते थे, लेकिन पिता थे पुराने विचारों के और व्यर्थ खर्च पर विरोधी थे और वह क्रोध उगल देते थे। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते हुए अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हों, ढूंढने पर नहीं मिलते हों, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनना चाहिए। चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत भद्दा लगता है, लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते और टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता। पिता वैसे तो चुप रहते, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह देते। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते।
कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कितने बच्चे उनके हैं। कुल 3 बेटे हैं और 1 बेटियाँ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि अंदर फिर माँ जाएगी और पिता। विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पिताजी क्या पढ़ते थे, गीता का पाठ करते थे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता। लोगों को मौका ढूंढने लगते पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकी, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली क्या व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की अंश प्रकृति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ ने काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। ये देखिएगा कहाँ की बात हुई है, खुलदाबाद में, और लपटू दर्जी की बात हुई, जहाँ पर वह कोट का कपड़ा लाता है सिलवाने के लिए। कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित है, बेटे ने कहा। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में। तो यहाँ ध्यान देना है कि पिता ने अपने समय में किसके यहाँ के कोट पहने हैं, तो हॉल एंडरसन के, और जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जीत को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए, अब भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। हम धीमे धीमे बुदबुदाया। ये पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिकटिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी मन उसका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं, लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन सी कितने ग्रंथ पढ़ते आ रहे थे। लंबे समय से वह 2 ग्रंथों को पढ़ते आ रहे थे, यंत्रवत नियमित रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। यही प्रश्न आपका यूजीसी नेट में बना हुआ था। कितने वर्षों तक? 35 वर्षों तक पिता ने रामायण और गीता का पाठ किया था। तो आप जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं उन्हें बताया जा रहा है और ज़रूर अपने नोटबुक में लिख लें। केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता है। यह देख सोचकर कि कोई केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता, तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की खोली और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े। तो यहाँ पर बच्चे का नाम बताया गया है देवा। देवा बच्चे के
रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धा अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पकड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चपचप आवाज आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस न हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी। मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन में स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्वाब आने पर सिहरन हुई। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बड़े बूढ़े बेटियों के जीवन को स्वच्छंद रखने के लिए क्या करते थे, तो अपना समय बाहर व्यतीत करते थे। ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर आप लिख लें। उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसने मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। सर्वोपरि क्या है? विषाद यहाँ पर सर्वोपरि है। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका भी जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पिता को उसने क्या कहा था? अहंकारी। और कैसा अहंकारी? वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या? उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी नहीं पसारा। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुहचुहा आया। खुद को छुरा फूंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पार्श्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं। तो यहाँ पर पिता की तुलना किससे की गई है? गर्मी का जो मौसम है उससे भी अधिक गर्म स्वभाव के उसके पिता हैं। बहुत ही बेहतरीन कहानी, पुराने विचारों की कहानियां हैं। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। तो बहन को कितने रुपए भेजता था? 50 रुपये। कौन भेजता था? वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका भाई। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगने लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भी भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। तो यहाँ ध्यान देना है कि पिता ने कितने रुपए की पासबुक कप्तान भाई के हाथों में पकड़ाई थी? तो 1200 रुपये की पासबुक। ठीक, तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1200 रुपये की पासबुक पकड़ाई थी और ये उसी के पैसे थे जो वह 50 रुपये प्रति माह अपनी बहन को यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए भेजता था।
उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं। उसने टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोक शेडों से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भाग। यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान का नाम आया है धूमनगंज। इसे भी आप जरूर लिख लें। आगे भी जो स्थान आया था उसको भी अंडरलाइन कराया गया, उसे भी लिख लें। आप एक नोटबुक बनाएं जिसमें केवल 21 कहानियों का संग्रह हो। कहानी को सुने और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कही जा रही है उसे जरूर लिखें। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय वह सब सोचना सिवाय सोने कितना निरर्थक है। शायद पिता औंग है। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा। इस विचार से कि पिता सो गए हैं उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक्कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरों का घूरा हुआ कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया। किसी भी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन में पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए अथवा कुछ सोकर पुनः जगे, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू सहारा है कहकर जमाई ली। तो यहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि पिता ने जमाही में कौन से शब्द कहे कि हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली। उन्हें ऐसा कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा है। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरा पर कर लिया और वहीं सुराही से प्याले पानी लेकर अपनी खटिया की बाग तर कर रहे थे। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने पर पता नहीं कितनी तीर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी में झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैली है। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काव काव करते उड़ा करते हैं। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं, पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। इस प्रकार से यह कहानी संपूर्ण हुई और बहुत ही अच्छी कहानी। और इससे बनने वाले प्रश्नों को मैंने संपूर्णतः अंडरलाइन कराया है, तो आप ज़रूर इसे लिखें और अपने परीक्षा की तैयारी को निरंतर जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रचनाओं के साथ। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।